नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चालू करें। वो दरवाजा बंद कर। ठीक है, कितना कर लिए थे आप लोग? प्रताप मल हो गया था। ठीक है, किसी बात का छुट्टी उट्टी है क्या? नहीं ना? हम्म? पृथ्वीदेव द्वितीय याद हो गया था? पक्का बताओ। तो और कौन? ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया हम्म, और पृथ्वी सेन के सेनापति जगतपाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। पृथ्वी सेन, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय कि उसके सेनापति रहते हैं जगतपाल, वो जीर्णोद्धार कराते हैं राजीव लोचन मंदिर का। ठीक है, उस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नल नागवंश, जिसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, और ये जानकारी अपने पृथ्वीदेव के बारे में जानकारी मिलती है राजिम शिलालेख से। एक किले का निर्माण करवाए थे जिसका नाम है गज किला। गज किला में कैसी मूर्ति मिली है? ठीक है, किसके? अपने सिर को काट रहा है, ऐसी मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके बाद खड़क तालाब का निर्माण करवाए थे। पृथ्वीदेव द्वितीय के दो सामंत थे, वल्लभराज और पुरुषोत्तम ब्रह्मदेव। ठीक है, गलत गलत मत बोला करो आप। तो एक सेनापति थे जगतपाल, दो सामंत थे, एक वल्लभराज और एक ब्रह्मदेव। तो वल्लभराज क्या करते? खारंग झील का निर्माण करवाते हैं और ब्रह्मदेव दो मंदिर का निर्माण करवाते हैं। संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर और नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर। ठीक है, उसके बाद जाजल देव द्वितीय आते हैं, वो क्या कराते हैं? चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? शिवरी नारायण में। जयसिंह का आक्रमण होता है त्रिपुरी के राजा के साथ, जिसको ये असफल कर देते हैं। उसके बाद इनके बड़े भाई जगतपाल शासन करते हैं। फिर रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के सेनापति का नाम गंगाधर राव। वो क्या किए थे? करौद में लक्ष्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे। ठीक है, रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर में लखनी देवी या फिर वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कौन आते? प्रतापमल। प्रतापमल के बारे में बिलाईगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। तांबे के सिक्के जारी करवाए थे, चक्राकार और षटकोणाकार। उसमें तलवार का चिन्ह बना हुआ था और उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ था। ठीक है, आपको याद हो गया सर? प्रतापमल के बाद करीब 200 साल तक राजाओं के क्रम के बारे में, राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंधकार युग।
जो 200 साल का गैप आ जाता है प्रताप मल के बाद, उसी को हम लोग कहते हैं अंधकार युग। अंधकार युग मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन बाबू रेवाराम जो कि कवि हैं, बाबू रेवाराम के अनुसार अंधकार युग में जो जो राजा हैं उन लोग, बाबू रेवाराम ने उनके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो अंधकार युग में अंधकार युग के बारे में जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है वो बाबू रेवाराम को थी। ठीक है, आ रहा समझ में? उन्होंने राजाओं का क्रम बताया हुआ है, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो प्रतापमल के बाद जो राजा आते हैं जिनका नाम क्या है, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी चेंज कर ली। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने राजधानी चेंज कर ली और किसको बनाई, कोसंगई को राजधानी बनाई। कोसंगई कहां पर है, तो कोरबा में। ठीक है, तो बहारेंद्र शाह से चालू किया अपन। तो बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बदल ली। राजधानी क्या थी, क्या थी, रतनपुर। अब क्या है, कोसंगी। ठीक है, वर्तमान में छुरी बोलते हैं। कहां पर है, कोरबा में। राजधानी बदली। ठीक है, कोषागार का स्थापना किया। ठीक है, कोषागार का स्थापना किया। आ रहा समझ में? और एक चीज और लिख लेना, क्या करवाया, कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया, बहारेंद्र शाह ने करवाया। ठीक है, लिख लोगे आप। उसके बाद चैतुरगढ़ के किले को बनवाया, चैतुरगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके पास बजट नहीं है कश्मीर जाने का वो चैतुरगढ़ जाए। ठीक है, और जिसके पास एकदम अच्छा खासा बजट है ट्यूशन के लिए वो यहाँ आओ। ठीक है मैडम। तो बहारेंद्र शाह के बारे में अपन क्या पढ़े, इसने राजधानी बदल ली। राजधानी रतनपुर से क्या कर ली, कोसंगई कर ली, जो कि कहाँ है, कोरबा में है। ठीक है, वहां पर कोषागार का निर्माण करवाया, वहां पर कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया। सब का आ रहा है ना, का किरण ऐसा करके। उसके बाद चैतुरगढ़ का किला बनाया। ठीक है, आ रहा है समझ में, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं। उसके बाद राजा कल्याण शाह। ठीक है, कल्याण शाह। कल्याण शाह के बारे में याद रखना, कल्याण शाह एवं मंडला के राजस्व अधिकारी के बीच में कुछ विवाद हो जाता है। कल्याण शाह एवं मंडला के राजस्व अधिकारी के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद होने की वजह से अब देखना, कल्याण शाह के समकालीन में कभी अकबर लेता है कभी जहांगीर, लेकिन एक बार पीएससी ने क्या लिया था, जहांगीर लिया था। तो हम लोग भी क्या मानेंगे, जहांगीर। लेकिन अगर ईयर के हिसाब से देखें तो अकबर सुटेबल बैठता है। ठीक है, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं अभी, पीएससी के हिसाब से चलेंगे अपन, जहांगीर लिया था तो जहांगीर लेंगे। ठीक है, तो कल्याण शाह का समकालीन हम जहांगीर को मार रहे हैं। अब कल्याण शाह का विवाद हो जाता है किसके, मंडला के राजस्व अधिकारी से कल्याण शाह का विवाद हो जाता है। विवाद हो जाता है तो जहांगीर उसको अपने दरबार में बुलाता है। ठीक है, अपने दरबार में बुलाता है किसको, कल्याण शाह को, और उसको 8 साल तक के लिए नजरबंद रख लेता है। ठीक है, नजरों के सामने रख लेता है और जाने नहीं देता कहीं। तो ये होता है नजरबंद। ठीक है, तो 8 साल तक के लिए नजरबंद कर लेता है। अब कल्याण शाह को छुड़ाने एक पहलवान जाते हैं, उस पहलवान का नाम है गोपाल वीर। ठीक है, कल्याण शाह को छुड़ाने कौन जाते हैं, गोपाल वीर। और गोपाल वीर क्या रहते हैं, पहलवान। ठीक है, अब वहां जाते हैं। अब जहांगीर को पता चलता है कि ये पहलवान है, तो उसको बोलता है अपन पहलवानी के कर्तव्य दिखावे कि नहीं दिखास, ऐसा है। तो वो अपने पहलवानी का कर्तव्य थोड़ा दिखाते हैं, जहांगीर थोड़े खुश हो जाते हैं और कल्याण शाह को छोड़ देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, छोड़ दिया गया कल गोपाल वीर। ठीक है, ठीक है, तो याद रहेगा पहलवान का नाम रहता है गोपाल वीर। तो जो गोपल्ला गीत है, सुने हो गोपल्ला गीत,
तो एक गोपल्ला गीत है, वो इसी से संबंधित है, गोपल्ला गीत। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कलचुरी वन से कौन सा गीत संबंधित है, तो गोपल्ला गीत है। गोपल्ला गीत में गोपाल वीर के बारे में अपने को पता चलता है, याद रहेगा, ठीक है। और कल्याण साय के बारे में एक गीत से पता चलता है, उस गीत का नाम लिख लेना भाई, उस गीत का नाम है देवार गीत, ठीक है। देवार गीत में देवार जनजाति के लोग गाते हैं और जिसमें कल्याण साय का उल्लेख है, ठीक है। जिससे ये पता चलता है उस गीत में देवार जाति के लोग क्यों गाते हैं, क्योंकि देवार जाति के लोगों को कल्याण साय ने गोंड राजाओं के शोषण से मुक्त करवाया था, ठीक है। इसलिए देवार गीत में किसका उल्लेख मिलता है अपने को, कल्याण साय का। समझ गए अपन, ठीक है सर। नए चेहरे पुराने चेहरे। उसके बाद राजस्व की जमाबंदी प्रणाली चालू करता है कौन, कल्याण साय, ठीक है। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली का मतलब ये है कि ये देखता है कि यार कितने सारे जमीन है, कितने जमीन को सबको मतलब व्यवस्थित ढंग से बांटता है, कितना टैक्स आएगा, वो सबका एक व्यवस्थित विवरण तैयार करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं राजस्व की जमाबंदी प्रणाली। कितना जमीन है, कितना टैक्स आएगा, कहाँ कहाँ से, वो सबका, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, समझो। तो इसमें क्या क्या याद रखना है अपने को कल्याण साय के बारे में, किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। कौन 8 साल तक नजरबंद कर लिया, तो जहांगीर नजरबंद कर लिया। छुड़ाने कौन गया, गोपाल वीर गया। गोपल्ला गीत किससे संबंधित है, गोपाल वीर से संबंधित है। देवार गीत कल्याण साय से, ठीक है। कल्याण साय का उल्लेख उसमें मिलता है ना, है कि नहीं। कलिंग राज का उल्लेख कहाँ से मिलता है, किताब उल हिंद से, ठीक है। किताब उल हिंद से किसका बुक है, अल बरूनी का, ठीक है। हाँ। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण साय, तो इसमें लिखा है लोरमी और तारेंगा नामक 2 ताऊदरी प्रथा चलाई। ये लक्ष्मण साय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपन तखत सिंह, ठीक है। तखत सिंह किसका समकालीन था, लक्ष्मण साय के बाद में भी कुछ और राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन वो उतना जरूरी नहीं, अपने को तखत सिंह का करना है। तखत सिंह से देखना, तखत सिंह किसका समकालीन है, औरंगजेब का समकालीन है, ठीक है। और इसने एक नगर बसाया था तखतपुर, जो बिलासपुर रतनपुर क्षेत्र के आसपास है। गए हो तखतपुर, सुने हो, ठीक है। अभी तो बताया तो सुने ही है ना सब। तो तखत सिंह का समकालीन औरंगजेब, और इनके नाम से एक नगर बसा है जिसका नाम तखतपुर, ठीक है। याद रहेगा पक्का, बीच में मोबाइल नहीं देखना है। उसके बाद तखत सिंह का बेटा कौन, राज सिंह, ये बादल महल का निर्माण करवाया था। इसके पहले की स्टोरी बता देता हूं, ठीक है। अब बीच में जो लक्ष्मण साय के बाद एक राजा आता है बीच में, जिसका नाम रहता है रंजीत, ठीक है ना। ठीक है, रंजीत साय या रंजीत सिंह, इसके 3 बेटे रहते हैं, ठीक है। कितने बेटे रहते हैं, कितने, कितने, ठीक है। एक का नाम क्या है, दूसरे का, तीसरे का रघुनाथ सिंह। तो पहला है तखत सिंह, दूसरा है सिद्धार्थ सिंह, तीसरा है रघुनाथ सिंह, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब ये जो तखत सिंह रहता है शादीशुदा रहता है और इसका कोई पुत्र नहीं होते रहता, ठीक है। पुत्र नहीं होता तो एक ब्राह्मण के पास जाता है, ठीक है। ब्राह्मण के पास जाता है, उस ब्राह्मण का नाम रहता है बड़गैया, ठीक है। उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो बोलता है तथास्तु, और इसका हो जाता है बेटा, ठीक है। तो तखत सिंह के बेटे का नाम रहता है राज सिंह, ठीक है। अब ये कौन से प्रोसीजर से होता है,
तो ये नियोग प्रथा से होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नियोग प्रथा से पैदा हुआ है कौन? राज सिंह। किसके द्वारा? बड़गैया ब्राह्मण द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद रंजीत साय का बड़ा बेटा रहता है तखत सिंह, तो राजा कौन बनेगा रंजीत के बाद? तखत बनेगा। तखत के बाद कौन बनेगा? उसका बेटा राज सिंह बनेगा। ठीक है, राज सिंह के बाद कौन बनेगा? राज सिंह का बेटा। तो राज सिंह के बेटे का नाम क्या रहता है? विश्वनाथ सिंह। ठीक है, जो विश्वास के पात्र नहीं रहता, राज सिंह के बेटे का नाम रहता है विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह थोड़ा बड़ा होता है, एडल्ट होता है। उसके बाद उसको ये पता चलता है कि जो राज सिंह है, जो उसका बाप है, वो कलचुरी वंश का खून ही नहीं है, क्योंकि उसका बाप कैसे पैदा हुआ है? नियोग से पैदा हुआ है ना? तो कलचुरी वंश का खून ही नहीं है, ऐसा उसको पता चलता है विश्वनाथ सिंह को। तो ये क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, सर को बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, इसको अब ये आत्महत्या क्यों किया? ये थोड़ी नियोग से पैदा हुआ भाई, उसका बाप पैदा हुआ है। तो ये क्या होता है? क्या सोचता है मन ही मन कि ये और इसका बाप दोनों कलचुरी वंश के खून नहीं है, तो ये क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अब राजा का पोस्ट खाली हो गया। अब राज सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? तो राज सिंह के दरबार में एक जन रहता है जिसका नाम है, दरबार में एक आदमी रहता है जिसका नाम है मोहन सिंह। ठीक है, तो मोहन सिंह के साथ राज सिंह और मोहन सिंह थोड़ा क्लोज व्यक्ति रहते हैं दोनों। ठीक है, तो राज सिंह उसको बोला रहता है कि जब मैं मरूंगा राजा तू बनेगा। किसको बोला रहता है? मोहन सिंह को। अब कलचुरी वंश में एक प्रथा रहता है कि जब राजा मरते रहेगा और जिसके सिर में मुकुट पहना दिया वो राजा बन जाएगा उसके मरते टाइम। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपके सिर में पहना दिया तो आप राजा, आपने किसी और के सिर में पहना दिया तो वो राजा, ऐसा टाइप का। ठीक है, अब वो दिन भी जल्दी आया, राज सिंह के मरने का दिन। तो राज सिंह मरते रहता है। ठीक है, मर गया। तब इसको राजा बनना चाहिए था, लेकिन ये उस टाइम क्या, कहाँ गया था? शिकार पे गया था। मोहन सिंह कहाँ गया था? शिकार पे गया था। और राज सिंह तो मर गया। अब किसी न किसी के सिर में तो मुकुट पहनाना है ना, तो मोहन सिंह तो था नहीं, तो अपने चाचा के सिर में मुकुट पहना देता है और वो राजा बन जाता है। ठीक है, तो राज सिंह के बाद कौन आता है? सिरदार सिंह। ठीक है, अब वो शिकार में गया था तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? वापस आएगा। वो वापस आता है तो पूरा मेला लूट चुका होता है, राजा कोई और बन चुका होता है। तो ये आदमी एकदम खुश होगा कि गुस्सा होगा? गुस्सा होगा। गुस्सा होने के कारण मोहन सिंह का लड़ाई होता है किसके साथ? सिरदार सिंह के साथ। ठीक है, युद्ध हो जाता है इसके साथ, जिसमें सिरदार सिंह उसको ठक पटक देता है, मोहन सिंह हार जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये जो मोहन सिंह रहता है, जो मराठा लोग रहते हैं नागपुर में, उनके पास जाता है ये। ठीक है, मराठा लोग जो नागपुर में रहते हैं उनके पास जाता है। आ रहा है समझ में? रोते रोते जाता है किसके पास? मराठा लोगों के पास, कि भाई मदद करो मेरा, ऐसा करके। अब सिरदार सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? इसका भी कोई पुत्र नहीं रहता, सिरदार सिंह का भी कोई पुत्र नहीं रहता। लेकिन ये वो गलती नहीं करता नियोग प्रथा वाली। उसको पता है मैं नियोग किया कोई सुसाइड कर लेगा, तो ये वो गलती नहीं करता। ठीक है, तो सिरदार सिंह के बाद राजा कौन बनता है? रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह क्या बन जाता है उसके बाद? सिरदार सिंह के बाद राजा बन जाता है। इतना आया समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़े। अब ये जो मोहन सिंह है वो कहाँ गया था मदद मांगने? मराठा लोग से। ठीक है, मराठा लोग को आमंत्रित करने गया था कि आइए रतनपुर के कलचुरी वंश के ऊपर आप हमला कीजिए। ठीक है, उनको हटाइए पद से और मुझे राजा बनाइए। ठीक है, अब ये जो मराठा वाले लोग थे ना, इन लोग कहाँ आक्रमण करने जा रहे थे? बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में आक्रमण करने जा रहे थे। बीच में छत्तीसगढ़ में एक जगह रुकते हैं। रुकने के बाद रतनपुर के कलचुरी वंश से एक लेटर लिखते हैं उनको कि भैया यहाँ हम रुके हैं, हमारी सेना भी है, हमको खाने पीने के लिए राशन चाहिए।
ठीक है, लेटर लिख के किसको भेजते हैं? रघुनाथ सिंह को। ठीक है, रघुनाथ सिंह उस लेटर का जवाब नहीं देता। रघुनाथ सिंह उस लेटर का जवाब नहीं देता। अब जो मराठा वाला राजा है उसका मूड खराब होगा, ईगो हट होगा कि नहीं, कि मैं लेटर भेजा, आपने उस लेटर का जवाब नहीं दिया। फिर ये क्या करता है, अपना सेनापति उसके रतनपुर में भेज देता है। कौन? मराठा राजा। मराठा राजा का नाम क्या था? रघुजी भोसले। ठीक है, रघुजी भोसले अपना सेनापति भेज देता है। सेनापति का नाम क्या रहता है? भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत जाता है और रघुनाथ पे आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है मतलब कोई युद्ध होता नहीं है। ठीक है, वहां जाता है। अब जाता है तो किसी न किसी दरवाजे से घुसेगा किले में, तो किले का नाम था सेमर दरवाजा। तो भास्कर पंत कौन से दरवाजे से घुसता है? सेमर दरवाजा से। ठीक है, अब युद्ध कुछ होता नहीं है, रघुनाथ जो है सरेंडर कर देता है। रघुनाथ दो बीवी रखा था, दो बीवी है थी। ठीक है, एक का नाम था पदम कुंवर, एक का नाम है लक्ष्मण कुंवर। तो जैसे ही भास्कर पंत आते हैं अंदर तो वो सफेद झंडा दिखा देती है। सफेद झंडा दिखाने का मतलब है कि सरेंडर कर दिए। ठीक है, अब जो रघुनाथ सिंह है ना वो लेटर का जवाब दिया, ना वो युद्ध लड़ाई किया। ठीक है, वो इतना चुप चुप क्यों था? वो इसलिए चुप था क्योंकि उसका एक जवान बेटा मर गया था। तो पुत्र के शोक में वो डूबा हुआ रहा, डूबा हुआ रहता पुत्र के शोक में, इसलिए ना युद्ध लड़ता है ना लेटर का जवाब देता है। ठीक है, अब भास्कर पंत रतनपुर में तो आक्रमण कर दिया है ना, रतनपुर को अपने कब्जे में ले लिया, तो अपना एक प्रतिनिधि वहां बैठा देता है और उसके प्रतिनिधि का नाम रहता है कल्याणगिरी गोसाई। ठीक है, उसके बाद भास्कर पंत बंगाल में आक्रमण करने चला जाता है और बंगाल में जब इसका युद्ध चलते रहता है तो उसी दौरान इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? भास्कर पंत की। अब ये बात पता चलता है रघुनाथ को। रघुनाथ कौन? कलचुरी वंश का राजा। उसको पता चलता है कि यार ये भास्कर पंत तो मर गया है। तो जो उसका प्रतिनिधि बैठा था, कौन? कल्याणगिरी गोसाई, उसको साइड हटाता है दो चटकन मार के और फिर से खुद राजा बन जाता है। आ रहा है समझ में? अब मराठा लोग का राजा रघुजी भोसले को भी ये बात पता चलता है कि उधर जाके भास्कर पंत मर गया है बंगाल में, तो वो सोचता है अब भास्कर पंत की मौत का बदला लिया जाएगा। तो वो सोचता है भास्कर पंत बंगाल में मैं आक्रमण करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसको ये भी पता चलता है कि यार रघुनाथ ने कल्याणगिरी गोसाई को भी हटा दिया है, तो अब सोचता है कि जाके रतनपुर में भी हमला करूंगा और खुद का शासन चलेगा। तो जाता है रतनपुर। रतनपुर जाता है और अपने साथ मोहन सिंह को भी लेके जाता है। ठीक है, ताकि वहां के राजा को हटाएगा और मोहन सिंह को बैठाएगा। तो उसके बाद मोहन सिंह वहां पर राजा जैसे शासन करता है। ठीक है, कहीं पर लिखा है राजा बन के करता है, कहीं पर लिखा है कि प्रशासक था, राजा नहीं था। प्रशासक मतलब जो राजपाट संभालने वाला, बस। क्लियर है? तो इतना ही है स्टोरी रतनपुर। देख लिए? ये कुछ समझ आएगा? ये रघुनाथ और और बताऊं कहानी? नहीं भैया, रघुनाथ उसकी दो वाइफ थी, उसके बाद ये ठीक है, भास्कर पंत आगे आगे करेंगे। ठीक है, मोहन के साथ जो जाता है ये भास्कर पंत ही जाता है। रघुजी नहीं मोहन भास्कर तो मर गया ना, हाँ, फिर उसके बाद कौन था? उसके बाद जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में कहानी? तो उसके बाद देखना तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, औरंगजेब का समकालीन है और अपने नाम से एक नगर बस आता है जिसका नाम है तखतपुर। क्या नाम है? तखतपुर। पीछे कल्याण साहब वाले में लिख लेना, रतनपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर? जगन्नाथ। ठीक है, कल्याण साहब में लिख लेना। याद रहेगा अपने को? पीछे आपको सर समझ आ रहा है सब? ठीक है।
बता लोगे पूछने से? ठीक। उसके बाद तखत सिंह कर लिए। तखत सिंह के बाद आता है राज सिंह। तखत सिंह का ही बेटा रहता है कौन? राज सिंह। ठीक है, तो राज सिंह भी अपने नाम से एक शहर बसाता है जिसका नाम क्या है? राजपुर। राजपुर करके एक शहर बसाता है जो रतनपुर के ही पास में है। इसका वर्तमान नाम क्या है? जूना। जूना शहर बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्तमान में जूना शहर करके बोलते हैं। कहाँ है? रतनपुर के आसपास है। क्लियर है? ये भी एक अपनी वाइफ रखा था। वाइफ का नाम क्या था? गजरा देवी। गजरा जो सिर में लगाते हैं, वाइफ का नाम क्या था? गजरा देवी। ठीक है, समझे देवी? क्या है ये? गजरा देवी। अब राज सिंह जो रहता है गजरा देवी की याद में बादल महल बनवाता है। ठीक है, गजरा देवी की याद में कौन सा महल बनवाता है? बादल महल। बादल महल को सतखेड़ा महल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 7 खंबा रहता है तो सतखेड़ा महल। तो सतखेड़ा महल क्यों बनवाता है? गजरा देवी की याद में। ठीक, क्यों? क्योंकि वाइफ तो गजरा देवी है, कोई और रहती तो उसकी याद में। अब इसका दरबारी कवि रहता है। दरबारी कवि जिसका नाम अभी तक से अपन बार बार पढ़ रहे थे उसका नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, दरबारी कवि कौन? गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र किसका दरबारी है? तो राज सिंह का ही दरबारी है। वो कौन सा बुक लिखा था? खूब तमाशा। और भी 4-5 बुक और लिखा है, उसका नाम लिख लेना। ठीक है, क्या क्या नाम है? तो एक बुक है उसका राम प्रताप अधूरी। ये बुक ना पूरी नहीं है, अधूरी है। ठीक है, राम प्रताप अधूरी। फिर एक बुक लिखता है जिसका नाम है भक्ति चिंतामणि। भक्ति चिंतामणि। उसके बाद एक बुक है सुदामा चरित। ठीक है, राम प्रताप अधूरी, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र। ठीक है, सुदामा चरित के बाद जैमिनी अश्वमेघ। ठीक है, जैमिनी अश्वमेघ के बाद खूब तमाशा। ठीक है, तो ये सारे बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे बुक्स का नाम लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। राम, राम है इसमें। राम की भक्ति कौन करता था? सुदामा। राम की भक्ति करता था कौन? सुदामा। तो राम भगवान भी उसको कुछ देंगे, तो उसको क्या देते हैं? अश्व देते हैं। अश्व मतलब घोड़ा देते हैं उसको। फिर उस घोड़े में बैठ के वो क्या करता है? बहुत। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? जी। तो राम प्रताप अधूरी, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित, जैमिनी अश्वमेघ और खूब तमाशा। हो गया याद? तो किसका बुक है ये? गोपाल मिश्र। किसका दरबारी कवि था? राज सिंह। राज सिंह के पापा तखत सिंह। तखत सिंह कौन सा नगर बसाता है? तखतपुर। तखत सिंह का बेटा राज सिंह। राज सिंह की वाइफ गजरा देवी। गजरा देवी की याद में बादल महल, जिसको और क्या बोलते हैं? कहाँ है ये? रतनपुर में। ठीक है, सतखेड़ा महल रतनपुर, याद रहेगा। उसके बाद रघुनाथ सिंह के बारे में जो जो स्टोरी बताऊं वही है। यहाँ पर इनकी वाइफ का नाम नहीं लिखा है, तो वाइफ का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या क्या नाम था? पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर। वाइफ का नाम बेटा इसका एक रहता है जो मर जाता है, उसी के याद में ये डूब जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें। 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति
भास्करपन। तो भास्करपन का नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है। एक लाइन और लिख लेना, कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रघुनाथ सिंह, लिखा है उसमें, तो यहां नहीं लिखोगे। कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, मराठों के अधीन प्रथम शासक, दूसरे मोहन सिंह। अब मोहन सिंह यहाँ का राजपट संभालेगा, कुछ सालों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर मराठों का प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में चालू हो जाता है। ठीक है। 1741 में इसका शासन खत्म होता है, तो 41 के बाद से मराठों का अप्रत्यक्ष शासन चालू हो जाता है छत्तीसगढ़ में, फिर 1758 से प्रत्यक्ष शासन चालू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद मोहन सिंह आ गया, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक। मराठों को आक्रमण करने का निमंत्रण कौन दिया? तो मोहन सिंह दिया। ठीक है। 1757 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा भोसला थे। है वंश, कलचुरी वंश को ही है वंश बोल देते हैं। ठीक है। तो रतनपुर का कलचुरी वंश यहाँ होता है समाप्त। ठीक है सर, एक बार फिर बताऊं कि हो गया? हो गया।